नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे वाल्टर फॉर्मूला या प्रमेय। वाल्टर मॉडल। लाभांश नीति के निर्धारण के लिए प्रोफेसर जेम्स सी वाल्टर ने एक बीजगणितीय सूत्र का प्रतिपादन किया। वाल्टर फॉर्मूला प्रोफेसर जेम्स सी वाल्टर द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह एक बीजगणितीय फॉर्मूला था। प्रोफेसर जेम्स सी वाल्टर ने एक बीजगणितीय सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे वाल्टर फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। इस फॉर्मूले की सहायता से कंपनी के प्रबंधक लाभांश नीति का निर्धारण कर सकते हैं, जिससे कि कंपनी के अंशधारियों द्वारा किए गए पूंजी विनियोग के मूल्य में पर्याप्त अभिवृद्धि हो सके। उद्देश्य क्या है? कंपनी के अंशधारियों द्वारा किए गए पूंजी विनियोग के मूल्य में पर्याप्त अभिवृद्धि हो सके। वाल्टर के शब्दों में लाभांश नीति का चयन उद्यम के मूल्य को सदैव प्रभावित करता है। वाल्टर के शब्दों में लाभांश नीति का चयन उद्यम के मूल्य को सदैव प्रभावित करता है। इस प्रकार लाभांश नीति हमेशा अंशों के बाजार मूल्य अर्थात अंशधारक द्वारा किए गए पूंजी विनियोग के मूल्य को प्रभावित करती है। ये किसे प्रभावित करती है? अंशों के बाजार मूल्य अर्थात अंशधारक द्वारा किए गए पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। उद्यम का मूल्य और लाभांश नीति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। लाभांश नीति के निर्धारण को संस्था की आंतरिक प्रत्याय दर अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तथा पूंजी की लागत का संबंध प्रभावित करता है। लाभांश नीति के निर्धारण को संस्था की आंतरिक प्रत्याय दर अर्थात इंटरनल रेट ऑफ
रिटर्न, जिसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं आर, तथा पूंजी की लागत के अर्थात कॉस्ट ऑफ कैपिटल का संबंध प्रभावित करता है, अर्थात लाभांश नीति के निर्धारण को संस्था की आंतरिक प्रत्याय दर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर तथा पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्थात के का संबंध प्रभावित करता है। पूंजी की लागत को हम बाजार का पूंजीकरण दर अर्थात मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं। अब हम वाल्टर के सूत्र को समझते हैं। वाल्टर का सूत्र है P = D + R/KE into E minus D upon overall upon KE। अब P बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर, P बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर, D बराबर डिविडेंड पर शेयर। E बराबर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। R बराबर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और KE बराबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्केट प्राइस पर शेयर अर्थात प्रति अंश बाजार मूल्य, प्रति अंश बाजार मूल्य। डिविडेंड पर शेयर अर्थात प्रति अंश लाभांश, प्रति अंश लाभांश। E बराबर अर्निंग पर शेयर अर्थात प्रति अंश आय, प्रति अंश आय। तथा R बराबर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अर्थात आंतरिक प्रत्याय दर, आंतरिक प्रत्याय दर। और KE बराबर पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी मैंने पहले बताया था कि पूंजी की लागत को हम दूसरा शब्द क्या कहते हैं, बाजार पूंजीकरण दर। इसे हम क्या कह सकते हैं, बाजार पूंजीकरण दर अर्थात मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट। ये हमारा फॉर्मूला है। हम देखते हैं कि P = D + R/KE into E minus D upon KE। वाल्टर फॉर्मूला में आंतरिक प्रत्याय दर और पूंजी की लागत के बीच में संबंध होता है। बात करते हैं
वॉल्टर फॉर्मूला या मॉडल की कुछ मान्यताओं पर। इस वॉल्टर फॉर्मूले की कुछ मान्यताएं भी है। फर्स्ट पॉइंट, विनियोगों का अर्थ प्रबंधन प्रतिधारित आय के माध्यम से होता है। प्रतिधारित आय के माध्यम से होता है, अर्थात कंपनी द्वारा सभी ऋण या अंश पूंजी निर्गमित नहीं की जाती। कंपनी द्वारा सभी अंश पूंजी निर्गमित नहीं की जाती है। सेकंड पॉइंट, कंपनी की आंतरिक प्रत्याय दर। कंपनी की आंतरिक प्रत्याय दर अर्थात आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तथा पूंजी की लागत के कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्थिर रहती है, हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है प्रतिधारित आय के माध्यम से। और ये इसमें थर्ड पॉइंट, कंपनी की संपूर्ण आय प्रतिधारित करके व्यवसाय में ही पुनर्विनियोजित की जाती है या लाभांश के रूप में वितरित की जाती है। कंपनी की संपूर्ण आय पुनर्विनियोजित कर कंपनी की संपूर्ण आय प्रतिधारित करके व्यवसाय में ही पुनर्विनियोग की जाती है। फोर पॉइंट, मुख्य कारकों जैसे प्रारंभिक प्रतिअंश अर्थात अन्य पर शेयर प्रतिधारित अंश आय तथा प्रतिअंश लाभांश डी, डिविडेंड पर शेयर प्रतिअंश लाभांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुख्य कारकों जैसे प्रारंभिक प्रतिअंश आय अर्थात अर्निंग पर शेयर ई, अर्निंग पर शेयर तथा प्रतिअंश लाभांश अर्थात डी में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु परिणाम निर्धारण हेतु ई तथा डी में परिवर्तन लाया जा सकता है, लेकिन ई और डी का कोई भी प्रदत्त मूल्य के निर्धारण करने पर स्थिर ही मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की आयु लंबी होती है, कंपनी की आयु लंबी व सतत होती है।
कंपनी की आयु लंबी अर्थात दीर्घकाल तक चलती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह दीर्घकालीन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अंशों का बाजार मूल्य भविष्य में संभावित मूल्य लाभांशों के वर्तमान मूल्य से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अंशों का बाजार मूल्य अर्थात प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर, अंशों का बाजार मूल्य भविष्य में संभावित लाभांशों के वर्तमान मूल्य से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवसाय की प्रतिधारित आय भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभांश को प्रभावित करती है और इससे अंशों का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। व्यवसाय की प्रतिधारित आय भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभांश को प्रभावित करती है। इसमें अंशों का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। इसमें अंशों का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। वाल्टर के मॉडल के अनुसार लाभांश भुगतान अनुपात अर्थात डिविडेंड पे आउट रेशियो प्रति अंश लाभांश डिविडेंड पर शेयर को परिवर्तित करके निर्धारित किया जाता है, जिस पर प्रति अंश बाजार मूल्य अधिकतम हो जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर अधिकतम हो जाता है। अनुकूलतम लाभांश भुगतान के संबंध में निम्न प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, जब आंतरिक प्रत्याय दर आर बाजार पूंजीकरण दर या पूंजी की लागत अर्थात के से अधिक हो, जब आंतरिक प्रत्याय दर आर पूंजी की लागत से अधिक हो, अर्थात इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम बाजार पूंजीकरण दर भी कहते हैं। यहां क्या है, आर इज ग्रेटर देन के। इस स्थिति में यह विकासशील कंपनियों की दशा में होता है। ये किस में होता है? विकासशील कंपनियों की दशा में होता है। विकासशील कंपनियों की दशा में होती है स्थिति। विकासशील कंपनियों की दशा में
होता है जिनके पास अधिकाधिक लाभदायक विनियोग अवसर होते हैं ताकि विनियोग पर प्रत्यय पूंजी की लागत से अधिक हो सके। इन कंपनियों को विनियोग हेतु संपूर्ण आय को प्रतिधारित करना चाहिए। संपूर्ण आय को क्या करना चाहिए? प्रतिधारित करना चाहिए। यदि प्रति अंश मूल्य को अधिकतम करना है, यदि प्रति अंश मूल्य को अधिकतम करना है, डी को अधिक करना होता है, तब ये मूल्य को अधिकतम करना होगा। दूसरे शब्दों में जब R इज ग्रेटर देन के हो तो लाभांश भुगतान अनुपात शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाभांश भुगतान अनुपात, लाभांश भुगतान अनुपात कैसा होना चाहिए? शून्य। यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब शून्य होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो जब शून्य होगा तो पी का मूल्य कैसा होगा? तब पी का मूल्य यानी मार्केट प्राइस, पी बराबर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा? अधिकतम होगा। जब डिविडेंड पे आउट रेशियो शून्य होगा तो मार्केट प्राइस कैसी होगी? अपन की अधिकतम होगी। नियम के अनुसार, नियम के रूप में जैसे जैसे भुगतान अनुपात गिरता जाता है, भुगतान अनुपात यानी पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो गिरता जाता है, पे आउट रेशियो गिरता जाता है, तब पे आउट रेशियो गिरता जाता है तब सम अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। सम अंशों का बाजार मूल्य, सम अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। यानी अपन कह सकते हैं जैसे जैसे डी यानी डिविडेंड पर शेयर घटते जाते हैं उसी तरीके से अपन का मार्केट प्राइस शेयर पी बढ़ता जाता है। ये कब होता है? जब आर इज ग्रेटर देन के हो। सेकंड पॉइंट, जब आंतरिक प्रत्यय दर आर तथा पूंजीकरण की दर, सेकंड पॉइंट, जब आर इज इक्वल टू के हो यानी आंतरिक प्रत्यय की दर पूंजी की लागत अर्थात कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट के बराबर हो, तब क्या होता है? ये स्थिति कैसी स्थिति होती है? सामान्य कंपनियों की दशाओं में होती है। सामान्य कंपनियों की दशाओं में, सामान्य कंपनियों की दशा में होती है। सामान्य कंपनियों की दशा में होने के कारण सामान्यतः असीमित लाभदायक विनियोग अवसर नहीं होते हैं। इसलिए एक बार लाभदायक विनियोग अवसर समाप्त हो जाते हैं तो विनियोगों पर प्रत्यय की दर आर की लागत के यानी के बराबर हो जाती है। जैसे ही आर इजिकल टू के होता है, कंपनी की लाभांश नीति अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करती है। लाभांश नीति अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करती है। लाभांश नीति अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात अंशों का बाजार मूल्य भुगतान अनुपात के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इस प्रकार जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल होती है तो कोई भी लाभांश नीति अनुकूलतम नहीं होती है। कोई भी नीति क्या होती है? अनुकूलतम नहीं होती है, अनुकूलतम नहीं होती है। एक लाभांश नीति उतनी ही अच्छी होगी जितनी की दूसरी। नियम के रूप में हम कह सकते हैं सम अंशों का बाजार मूल्य भुगतान अनुपात से संबंध नहीं होता है। सम अंशों का बाजार मूल्य, सम अंशों का बाजार मूल्य
भुगतान अनुपात से संबंध नहीं होता है। थर्ड स्थिति जब आंतरिक प्रत्यय की दर पूंजी की लागत से कम हो। जब थर्ड स्थिति, ये फर्स्ट स्थिति में r इज ग्रेटर देन के, सेकंड स्थिति में r इज इक्वल टू के, और थर्ड स्थिति में r इज लेस देन के, अर्थात आंतरिक प्रत्यय की दर पूंजी की लागत से कम होती है, अर्थात बाजार पूंजीकरण दर आंतरिक प्रत्यय दर से कम होती है। ये स्थिति विकासशील या अवमुखी कंपनियों की होती है। ये स्थिति कैसी होती है? विकासशील या अवमुखी कंपनियों की दशा में होती है। होने के कारण जिनके पास लाभ के पुनर्विनियोग हेतु लाभदायक अवसर नहीं होते हैं, ये नाम मात्र के होते हैं या ऐसे होते हैं जिन पर आर प्रत्यय की दर से कम होती है, इसलिए लाभ का प्रतिधारण अलाभकार होता है। ऐसी स्थिति में कंपनी को संपूर्ण लाभ को लाभांश के रूप में वितरित कर देना चाहिए। कंपनी को संपूर्ण लाभ को लाभांश के रूप में संपूर्ण लाभ को लाभांश के रूप में वितरित कर देना चाहिए। व्यवसाय में पुनर्विनियोग हेतु प्रतिधारण नहीं करना चाहिए। इसे अंशधारी कहीं और विनियोग करके अधिक प्रत्यय कमा सकते हैं। इस प्रकार जब R इज लेस देन K हो तो P का मूल्य अधिकतम होगा। जब P का मूल्य कैसा होगा? अधिकतम होगा। जब D इज इक्वल टू 100% अर्थात E इज इक्वल टू D हो, नियम के रूप में जैसे जैसे भुगतान अनुपात बढ़ता है, सम अंशों का बाजार मूल्य भी बढ़ता रहता है। वॉल्टर फॉर्मूले की मान्यताओं के साथ में कुछ वॉल्टर फॉर्मूले की आलोचनाएं भी है। अब हम अध्ययन करते हैं वॉल्टर फॉर्मूले की आलोचनाएं। वॉल्टर का मॉडल एक श्रेष्ठ सैद्धांतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, परंतु इसकी अंतर्निहित मान्यता ही आलोचना के कारण बनती है। फर्स्ट पॉइंट, बाह्य वित्तीय नहीं, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। प्रोफेसर वॉल्टर की प्रमुख मान्यता है कि फर्म का वित्तीयन केवल प्रतिधारित आय से होता है। फर्म का वित्तीयन केवल प्रतिधारित आय से ही किया जाता है, व्यवहार में, जो कि संभव नहीं है। प्रत्येक संस्था अंश एवं ऋण पत्र के बाह्य साधनों से वित्त प्राप्त करती है। प्रत्येक संस्था अंश एवं ऋण पत्र के बाह्य साधनों से वित्त प्राप्त करती है। सेकंड पॉइंट, स्थिर आंतरिक प्रत्यय दर, कांस्टेंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडल में यह मान लिया गया है कि आंतरिक प्रत्यय दर स्थिर रहती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जबकि व्यवहार में विनियोगों में वृद्धि के साथ साथ आंतरिक प्रत्यय दर घटती जाती है, जैसा कि इस चित्र में बताया गया है। इस चित्र में एक्स अक्ष पर हम विनियोग तथा वाई अक्ष पर हम आंतरिक प्रत्यय की दर व कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत को लेते हैं। जैसे जैसे चित्र में हम देखते हैं, जैसे जैसे विनियोग बढ़ते जाते हैं, आंतरिक प्रत्यय की दर क्या होती है? घटती जाती है। अतः आंतरिक प्रत्यय दर की स्थिर मान्यता गलत है। हम देखते हैं चित्र में, यह आंतरिक प्रत्यय की दर क्या थी? अधिक थी, R इज ग्रेटर देन K, जबकि यहां क्या हुआ? R और E इक्वल हो गए। और यहां देखते हैं हम कि आंतरिक प्रत्यय की दर पूंजी की लागत से कम होती है। थर्ड पॉइंट, स्थिर पूंजी लागत, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी लागत की स्थिरता भी मान्यता सही नहीं है। पूंजी लागत की स्थिरता की मान्यता भी सही नहीं है।
वास्तव में संस्था की जोखिम के साथ पूंजी लागत परिवर्तित होती रहती है, पूंजी की लागत परिवर्तित होती रहती है।